स्वागत है आपका जीसीसी कोचिंग क्लासेस में। लॉकडाउन की पालना करते हुए हम सब घर पर सुरक्षित रहें और इसी को देखते हुए जीसीसी क्लासेस के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और अच्छे तरीके से आप स्टडी कर सकें। तो हमारे कोचिंग में ज्योग्राफी से संबंधित आपको अध्ययन करवाया जाएगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको हर एक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को सोल्व करवाए जाएंगे। लेकिन मेन जो मोटिव रहेगा अपना वो रहेगा जी आरपीसी स्कूल लेक्चरर। आरपीसी स्कूल लेक्चरर के सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है उसी की हम बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी से संबंधित, और लगभग सेम सिलेबस कवर करता है। आपका एक एग्जाम और है जिसको यूजीसी नेट एग्जाम कहा जाता है। ये दोनों सिमिलर चलेंगे। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है थोड़ा वाइड है तो वो लास्ट में हम करेंगे और कुछ दिनों के लिए ये दोनों सेम चलेंगे क्योंकि कुछ टॉपिक्स में सेम आते हैं। लगभग मान के चलिए आप 70% या 80% के आसपास सिलेबस कवर हो जाता है इसमें दोनों में। तो हम बात करेंगे आरपीसी स्कूल लेक्चरर और यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स +1 एंड +2 में पढ़ते हैं उनके बुक्स में भी कुछ कंसेप्ट्स मिलती जुलती हैं, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें और इससे कुछ कंसेप्ट क्लियर करें। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी ये विशेष क्लासेस हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बीए प्लस बीएड जिसको इंटीग्रेटेड कहा जाता है और जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये 4th ईयर कोर्स है इंटीग्रेटेड का, इसके स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि कुछ सिलेबस सेम मिलेगा आपको, कुछ टॉपिक सेम मिलेगा। हो सकता है 1-2 टॉपिक अलग मिल जाए लेकिन ज्योग्राफी सेम वही रहती है। चाहे आरपीसी स्कूल लेक्चरर ले लो, मान लो कोई टॉपिक है जैसे ज्वालामुखी है तो हो सकता है किसी का क्राइटेरिया वाइड हो सकता है, उसके पैटर्न के अनुसार हो सकता है यहाँ वाइड हो, यहाँ शॉर्ट हो, यहाँ उससे शॉर्ट ज़्यादा हो, तो हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन टॉपिक सेम रहेगा। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं ज्योग्राफी। सबसे पहले तो हम ज्योग्राफी शब्द, हमारे सामने ये जो भूगोल शब्द हैं इस शब्द को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, जानेंगे ज्योग्राफी वास्तव में है क्या चीज। तो जो भूगोल शब्द हैं वो भूगोल शब्द अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से बना हुआ है। अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी शब्द से बना है। अब हमें ये देखना है कि ये जो ज्योग्राफी शब्द है अंग्रेजी भाषा का, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द कैसे आया। तो हम देखते हैं ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये एक शब्द आता है ज्योग्राफिया, और ये ज्योग्राफिया शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है आपके ग्रीक या उसको हम ये कह सकते हैं यूनानी भाषा। तो ज्योग्राफिया शब्द से कौन सा शब्द बना, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का जो अर्थ है वो क्या है, भूगोल है। हम ये देखेंगे ये जो ज्योग्राफिया शब्द हैं ये किसके द्वारा क्रिएट हुआ है। इसके अंतर्गत 2 शब्द हैं, एक तो जियो, दूसरा है ग्राफिया। जियो और ग्राफिया 2 शब्द मिले और मिलकर किसकी उत्पत्ति की, जियोग्राफिया। तो जियो का अर्थ हम देख रहे हैं यहाँ पर, जियो का अर्थ लिया गया है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ लिया गया यहाँ पर वर्णन करना।
अब ज्योग्राफिया का जो अर्थ निकला है वो निकला पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन करना। और ये जो ज्योग्राफी विषय है आपका, ये विषय दो भागों में विभाजित है जिसको हम शाखाएं ब्रांचेस के नाम से जानते हैं। अब इस ज्योग्राफी के दो पार्ट मिलते हैं आपके। एक पार्ट मिलता है जिसका नाम आता है भौतिक भूगोल, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट आता है आपका मानव भूगोल, जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। ये दो पार्ट हैं भूगोल के, और इन्हीं दोनों पार्टों में इसके छोटे छोटे पार्ट्स और भी आते हैं। उन सभी का अध्ययन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जो भौतिक भूगोल है इसके अंतर्गत जो छोटी छोटी शाखाएं और डिवाइड होती हैं, और मानव भूगोल में जो छोटी छोटी शाखाएं और डिवाइड होती हैं उनके नाम हम देखेंगे कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो भौतिक भूगोल में सबसे पहले एक शाखा आती है भू आकृतिक विज्ञान, जिसको कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। और दूसरी शाखा आती है जलवायु विज्ञान, जिसको कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी। तीसरी शाखा की बात करें हम, तीसरी शाखा आती है समुद्र विज्ञान, जिसको कहा जाता है ओशियनोग्राफी। और चौथी शाखा की बात करें हम जैव भूगोल, जिसको बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये चार शाखाएं हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे मैं बात करता हूँ भूगणितीय की, भूभौतिकी और मानचित्र कला, खगोलीय की और मेडिकल ज्योग्राफी भी इसी के अंतर्गत आती है। ये सारी की सारी फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं। इसके अलावा मानव भूगोल, मानव भूगोल में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं? नंबर एक, जैसे हम बात करते हैं आर्थिक भूगोल, जिसको इकोनॉमी ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, वो मानव भूगोल की शाखा है। नंबर दो, कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, वो भी मानव भूगोल की शाखा है। नंबर तीन, संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी, ये भी मानव भूगोल की शाखा है। इसके अलावा परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ये भी मानव भूगोल की शाखा है। जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये भी मानव भूगोल की शाखा है। इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं, जैसे अधिवास भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ये सारी की सारी मानव भूगोल की शाखाएं हैं। आप जानते हैं ज्योग्राफी को आप साइंस या आर्ट्स किसी भी रूप में यूज में ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रेफर कर सकते हो साइंस में भी और आर्ट्स में भी। तो यहाँ पर ये जो दो शाखाएं हैं, ये जो दो शाखाएं हैं, इन दोनों शाखाओं से स्पष्ट होता है कि ये वास्तव में साइंस और आर्ट्स दोनों में कवर कर सकता है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ आपको ये सारी शाखाएं कुछ न कुछ आपको साइंस फैक्टर जरूर दिखाई। यहाँ ये जो सारी शाखाएं हैं, यहाँ आपको लगभग हो सकता है आर्ट्स कवर करवाए। तो साइंस और आर्ट्स दोनों मैटर आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत मिलते हैं। तो ये इनकी शाखाएं हो गई। मेन शाखाएं जो है वो दो हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसके अलावा छोटी छोटी शाखाएं हैं। ये है भूगोल, और इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो हार्ड पोर्शन माना जाता है वो फिजिकल ज्योग्राफी को माना जाता है, लेकिन पार्ट सारे इक्वल होते हैं, कोई हार्ड्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मानकर चलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, इसको हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, और इसके अंतर्गत जो जलवायु विज्ञान है इसको सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद में करेंगे समुद्र विज्ञान, उसके बाद में भू आकृति विज्ञान, और उसके बाद में जैव भूगोल। तो सबसे पहले हम जब जलवायु विज्ञान की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ छोटे से कंसेप्ट
पहले से क्लियर होनी बहुत जरूरी होती है। जैसे हम बात करते हैं अक्षांशों के बारे में, जैसे हम बात करें देशांतर के बारे में, जैसे हम बात करें ग्लोब के बारे में, जैसे हम बात करें समय निर्धारण, पृथ्वी की गतियां, ये कुछ नॉर्मल कंसेप्ट्स हैं जिनको पहले से क्लियर करना जरूरी होता है। उसके बाद में हम डायरेक्ट चलेंगे किस पर, जलवायु विज्ञान पर। तो देखेंगे हम वो नॉर्मल कंसेप्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने सुना होगा ग्लोब, ग्लोब के बारे में सब जानते हैं। देखेंगे ग्लोब में क्या क्या चीज है और इन्हीं कंसेप्ट का आगे बहुत यूज होता है। देखिए ग्लोब, सब जानते हैं ग्लोब कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें कुछ रेखाएं होती हैं इस प्रकार से। तो वो ग्लोब का जो वास्तविक अर्थ है, वो वास्तविक अर्थ क्या है? ग्लोब का वास्तविक अर्थ पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप, या इसको कह सकते हो आप पैटर्न, या इसको आप कह सकते हो मॉडल। पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल क्या कहलाता है? ग्लोब। और इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ये जो रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, इनका नामकरण होता है अक्षांश के। और जो ये ऊपर से नीचे के क्रम में खींची गई है, इनका नामकरण होता है देशांतर के रूप में। तो इस पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक अक्षांश और एक देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के इस जाल को क्या नाम दिया जाता है? कई बार सीधा सा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। देखिए हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और हमारा जो माइंड होता है वो हाई लेवल पर चला जाता है, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी चीजें छोड़ते चले जाते हैं, जिसके कारण हम सिलेक्शन से पीछे चले जाते हैं। तो हमें वो जो हमें आवश्यक चीजें होती हैं वो नहीं छोड़नी है, और इसी के कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों को कैच करना है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। और ग्लोब किसको बोलते हैं? पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिरूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। अब इस अक्षांश और देशांतर, ये वास्तविक क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश क्या होती है? जिसको लैटिट्यूड कहा जाता है। अक्षांश कुछ इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। इन रेखाओं को आप अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए दो चीजें आती हैं, एक नाम ले रहा हूं मैं अक्षांश का, और एक नाम ले रहा हूं मैं अक्षांश रेखाएं। क्या दोनों चीज सेम है? नहीं जी, बिल्कुल सेम नहीं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, देखेंगे अक्षांश क्या है और अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्षांश पृथ्वी का जो केंद्र है, उस केंद्र से खींची गई जो कोणीय दूरियां होती हैं, इस प्रकार से उन कोणीय दूरियों को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। उन कोणीय दूरियों को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश। यहां से इस क्षेत्र की कितनी दूरी है, यहां पर एक डॉट लगा दिया, फिर यहां पर एक डॉट लगा दिया, यहां पर एक डॉट लगा दिया, ये डॉट लगा दिया हमने, ये क्या हो गई? अक्षांश हो गई। इस प्रकार से फिर आगे वाले स्थान पर भी डॉट लगेगा, फिर आगे वाले स्थान पर भी डॉट लगेगा, इस प्रकार से यहां भी डॉट लगेगा, यहां भी डॉट लगेगा। ये डॉट लगते चले जाते हैं एक स्थान पर, ऐसे इक्वली, बिल्कुल समांतर डॉट लगते चले जाएंगे, और इन्हीं बिंदुओं को इस प्रकार से बिंदु स्थापित किए जाते हैं, और इन्हीं बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती हैं, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश
रेखा। तो अक्षांश वो होती हैं जो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी होती हैं, और उन कोणीय दूरियों को मिलाने वाली जो रेखा होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? अक्षांश देते हैं। देखिए, पृथ्वी के संदर्भ में अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है, ये देखेंगे हम पृथ्वी के संदर्भ में। सबसे पहले एक रेखा की 0 डिग्री, जिसको 0 डिग्री अक्षांश या एक नाम और देते हैं भूमध्य रेखा, या इसको हम एक नाम और देते हैं विषुवत रेखा। इससे ऊपर एक रेखा और होती है जिसका मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक दक्षिण में होती है जिसका मान होता है 23.5 डिग्री साउथ। इस 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो नाम है वो है जी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। अब इसके ऊपर एक रेखा और आती है जो है जिसका मान क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एक रेखा नीचे है जिसका मान है 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम आर्कटिक वर्त के नाम से संबोधित करते हैं, और जो साउथ में 66.5 डिग्री है उसको हम अंटार्कटिका वर्त के नाम से जानते हैं। और ऊपर लास्ट में एक बिंदु है और नीचे भी बिंदु है, इसको हम जानते हैं ध्रुव के रूप में। नॉर्थ में है तो उसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, जिसका मान है 90 डिग्री नॉर्थ। और नीचे भी एक बिंदु है जहां पर देशांतर मिल जाती हैं, नीचे दक्षिण और ध्रुव, जिसका मान है 90 डिग्री साउथ। ये कुछ मुख्य अक्षांश हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो अक्षांश हैं क्या बिल्कुल इक्वल है या इसमें कोई अंतर है। ये दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है क्या वो समान है? क्या वो समान है? समान नहीं है तो कहाँ नहीं है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर मान लो ये एक रेखा है 1 डिग्री अक्षांश, ये एक रेखा है 2 डिग्री अक्षांश। तो 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में दो अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? लगभग 110.5 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर 110.5 किलोमीटर। वहीं मैं बात करूंगा अगर ध्रुवों पर हम बात करें दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो वहां मिलेगी 111.7 किलोमीटर। अगर मैं दोनों की औसत की बात करता हूं, औसत दूरी अक्षांशों की एवरेज, तो औसत दूरी कितनी आती है? 111 किलोमीटर की दूरी आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां दूरी कम है और यहां दूरी ज्यादा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और चपटी होने के कारण
ये क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी यहाँ पर दोनों पर ज्यादा पाई जाती है। और अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानव जीवन पर अक्षांशों का कोई प्रभाव है या नहीं है? बिल्कुल है जी। मानव जो जीवन है उस पर अक्षांशों का सीधा सा प्रभाव है। जैसे जलवायु है, जलवायु का मानव स्वास्थ्य पर सीधा सा प्रभाव पड़ता है, उसके जनजीवन पर सीधा सा प्रभाव पड़ता है। तो अक्षांशों का जो महत्व है वो मानव जीवन के लिए बहुत है। जैसे स्वास्थ्य है, जलवायु है, जनजीवन है, उन सब पर इन अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। अब अक्षांशों की बात करें, ये तो होगी दो अक्षांशों के बीच की दूरी। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अक्षांशों की लंबाई, ये मैं बात कर रहा हूं लंबाई की। ये जो राउंड है ना, ये पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर जो राउंड है उसकी बात चल रही है, उसकी लंबाई की बात चल रही है। तो लंबाई क्या होगी? लंबाई विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर क्या होगी? अधिक। और ध्रुवों पर अक्षांशों की लंबाई क्या होगी? कम होगी। ये बात रख लेना। अक्षांशों की जो लंबाई है वो तो भूमध्य रेखा पर अधिक होगी, और जो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो भूमध्य रेखा पर क्या होगी? कम होगी। ये बात याद रखने वाली है। अब देखिए, ये अक्षांश है, ये किस प्रकार से हैं? इसकी एक मुख्य विशेषता है कि ये वर्त के रूप में है। ये वर्त के रूप में है। तो सबसे बड़ा जो वर्त है वो कौन सा है? 0 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? वरत। जिसको हम क्या बोलते हैं? वरत क्या होता है? ऐसा वर्त जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्त। और इस अक्षांश में, इन अक्षांशों में सबसे बड़ा जो वर्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर रहा है वो है 0 डिग्री का। तो आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप होता है कि अक्षांशों में वर्त कितने पाए जाते हैं? तो कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वर्त पाया जाता है। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि कुल अक्षांशें हैं कितनी। ये देखेंगे। देखिए, ये 0 डिग्री है, ऊपर 90 है और नीचे 90 है। 90 तो ये हो गई ऊपर वाली और 90 नीचे वाली। और एक मैं बात कर रहा हूं 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री को भी काउंट करेंगे तो एक काउंट कर लिया 181। ये क्या है? ये है अक्षांश 181। ये तो है अक्षांश। अक्षांश कितनी आई? 181। अब मैं बात करूं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? अक्षांश रेखाएं हैं, आपने अक्षांश की बात की 181, लेकिन रेखाओं की बात करेंगे तो ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ये रेखाओं के रूप में नहीं है बल्कि बिंदु के रूप में है। तो हमें काउंट करनी है रेखा, तो ये 2 बिंदु हम हटा देंगे। 2 बिंदु हटाने के बाद में 179 अक्षांश रेखाएं 179 और अक्षांश कितनी है? 181। ये था अक्षांशों के बारे में। अब हम बात करेंगे देशांतर के बारे में। देशांतर का क्या उपयोग होता है और ये किस प्रकार से खींची जाती हैं, कैसे प्रदर्शित की जाती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। देशांतर, देखिए अक्षांशों के बारे में आपने पढ़ लिया। देशांतर के बारे में देखेंगे इस प्रकार से ऊपर से नीचे कुछ रेखाएं खींची हुई होती हैं।
ऊपर से नीचे के क्रम में कुछ रेखाएं खींची होती हैं। ये रेखाएं क्या कार्य करती हैं? ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं और इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है? 360 इनकी कुल संख्याएं होती हैं। ये उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं और ये इनकी एक मुख्य विशेषता है, ये किस रूप में पाई जाती हैं? अर्धवर्त, सेमी सर्कल के रूप में पाई जाती है। लेकिन अक्षांशों की बात करेंगे तो अक्षांशें वर्त के रूप में पाई जाती है, ये अर्धवर्त के रूप में पाई जाती है। और दशांतर का मुख्य कार्य क्या होता है? समय निर्धारण के लिए देशांतर का प्रयोग किया जाता है और देशांतर, दो देशांतरों के बीच, ये विषुवत रेखा है आपकी 0 डिग्री की, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो सर्वाधिक दूरी कहाँ मिलेगी? आपको याद रखना, दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी आपको भूमध्य रेखा पर मिलती है। और न्यूनतम दूरी कहाँ पर मिलेगी? न्यूनतम दूरी मिलेगी आपको ध्रुवों पर मिलती है। न्यूनतम दूरी कहाँ पर मिलती है आपको? ध्रुवों पर। लगभग इनके बीच की जो दूरी मिलती है भूमध्य रेखा पर वो मिलती है लगभग 111 किलोमीटर, 0.32 किलोमीटर के आसपास मिलती हैं। लेकिन ध्रुवों पर जाने के बाद में ये क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे देशांतर ध्रुवों पर मिल जाती हैं। ठीक है, आपने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा और अक्षांश और देशांतर दोनों का क्या योगदान होता है? दोनों अक्षांश और देशांतर, इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य ये है कि किसी स्थान की स्थिति, लोकेशन, किसी स्थान की स्थिति दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा अक्षांश और देशांतर के बारे में। कल हम पढ़ेंगे समय निर्धारण, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और उसके बाद में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान को। ठीक है दोस्तों, और एक बात और याद रखना, ये 0 डिग्री की मुख्य देशांतर होती हैं जिसका नामकरण है ग्रीनविच रेखा, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? GMT बोलते हैं। और एक जो होगी 180 पर, जिसको इंटरनेशनल डेडलाइन बोला जाता है, वो हम कल देखेंगे समय निर्धारण के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, कल मिलेंगे इसी वक्त। धन्यवाद।